Hello everyone. Today we will discuss chapter 5th, that is Accounting Standards and International Financial Reporting Standard. First of all, we will discuss need for accounting standard. You all know accounting is an information system and its main aim is to provide financial information to number of parties like investor, management, creditor, government, etc. Such information is provided through a set of financial statement, and financial statement includes profit and loss, balance sheet. प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशंस और अजम्पशन पढ़े थे. वो कंसीडर होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने इसलिए एक्सेप्ट किए ताकि कंपैरेटिबिलिटी आए और यूनिफॉर्मिटी आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. पर डिफिकल्टी थी गैप में कि ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं सेम आइटम के. अलग अलग एंटरप्राइजेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती हैं सेम ट्रांजैक्शन के, या एक एंटरप्राइज अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती हैं एक ही आइटम के लिए. तो बच्चे वहां पर कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसको खत्म करने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए अर्जेंट नीड थी हार्मोनाइज और स्टैंडर्डाइज करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को. उसके लिए क्या लेकर आए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई. ये कमेटी 29 जून 1973 को एग्जिस्टेंस में आई थी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं, नोटिफाई करते हैं और सभी को वो प्रैक्टिसेस प्रिवेल करनी होती हैं. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल होते हैं इंडिया में. ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए अपने सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम इशू करता है इंस्टीट्यूशन of accounting professionals, that is ICWA and ICAI, जिसमें यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि आप कंपैरेटिबिलिटी कर सकें अपनी फर्म के अंदर और दूसरी फर्म के साथ भी. तो यहाँ पर सबसे पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है, These are code of conduct which are imposed on accountants, क्योंकि accountants ही accounts prepare करते हैं. By customs, आपकी practices के basis पर बने हैं. Law ने provide किया है आपको किस तरीके से काम करना है, या professional body जैसे हमने अभी बात करी थी Institute of Chartered Accountant of India and Institute of Cost and Management Accounting. तो किस तरीके से आपको काम करना है, क्या चीजें फॉलो करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. दीज आर कोड ऑफ कंडक्ट, दीज आर प्रिंसिपल्स विच आर इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय लॉ, प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस, बाय लॉ और बाय एनी प्रोफेशनल बॉडी. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई थी 29 जून 1973 में, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करती है और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में प्रिवेल होते हैं. ICAI एंड ICWA उसके एसोसिएट मेंबर्स हैं. अब हम डिस्कस करते हैं क्या नेचर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का. बेटा आपको पता है जिन प्रोडक्ट्स पर ISI मार्क लगा होता है उस प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. ऐसे ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी होती हैं उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और सभी लोग जो उनको यूज कर रहे हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ उसे यूज कर सकते हैं. Accounting standards are guidelines which provide the framework of credible financial statement. ये वो principles हैं जो credible financial statements provide करते हैं. Next, अगर business environment में कुछ भी change आ रहा है, कोई government policy में change आता है, कोई business practices में change आता है, तो timely accounting standards भी change हो जाते हैं. Uniformity लाने के लिए, consistency लाने के लिए, comparability लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत जरूरी था. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल है और ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा लगेगा तो ही आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करेंगे.
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना नेसेसरी है. दीज आर मैंडेटरी इन नेचर. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या यूटिलिटी है. यूटिलिटी मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट, दे प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड. बेटा अकाउंटेंट को कोई कंफ्यूजन अराइज नहीं होती कि मुझे कौन से प्रिंसिपल, कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं. एएस में लिखे हुए जो भी नॉर्म्स हैं वो अकाउंटेंट्स को फॉलो करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए. जैसे कि अभी हमने थोड़ी सी देर पहले बात करी थी, इससे क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है यूजर्स के लिए एज दे आर रिलायबल. Everybody knows users are divided into two parts. One is internal users and second one is external user. आप credible financial statements को use करेंगे तो it provide confidence among users. It help accountant to follow uniform accounting practices. Accountant को ये नहीं सोचना कि किस आइटम के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, क्योंकि सब फ्रेमवर्क पहले से ही ले डाउन है. तो वो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करेगा और ऑडिटर्स को भी हेल्प होगी ऑडिटिंग करने में. बेटा यहाँ पर मैनिपुलेशन, फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि आपको उन नॉर्म्स को ही फॉलो करना पड़ेगा जो कमेटी ने आपको दिए हैं. और अगर कोई ग्रुप, कोई भी इंटरेस्टेड ग्रुप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है. जैसे शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स कुछ और है और क्रेडिटर्स कह रहे हैं प्रॉफिट कुछ और आना चाहिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आप बता सकते हैं कि आपकी एंटरप्राइज या कंपनी के क्या प्रॉफिट्स होने चाहिए. तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स के बीच में अराइज हुआ, ये सॉल्व हो सकता है बाय यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ऐसा नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ लिमिटेशन नहीं है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ लिमिटेशंस हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फर्स्ट लिमिटेशन है दे रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव. सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा एज इट इज. आप इसे चेंज नहीं कर सकते फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये रिजिड है क्योंकि कोई अल्टरनेट प्रोवाइड नहीं करते ये अकाउंटेंट को. एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को के लिए आपको जो नॉर्म्स गिवन है वही फॉलो करने होंगे. आप लोग इसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं. नेक्स्ट इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ये स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल बेस्ड प्रिंसिपल कहता है असेट जिस कॉस्ट पे एक्वायर किया जाता है उसी कॉस्ट पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है. बेटा आपको पता है टाइम टू टाइम उसकी मार्केट वैल्यू में बहुत चेंजेस आ रहे हैं. आपने एक असेट 4 लाख रुपए का खरीदा है, आज वो 40 लाख रुपए का है, तो भी आप उसे 4 लाख रुपए पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन. करंट वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू की कोई रेलिवेंस नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. ऑलराइट, जो मार्केट वैल्यू आज चल रही है वह वो चीज आप यूज नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स मेंटेन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जिसके कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम बाहर आ गए हैं. बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाहर आकर एक नई चीज निकली है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. आपको पता है आज हम ग्लोबल बिजनेस करते हैं. आप बाहर अब्रॉड में जाकर भी अपनी कंपनी सेटअप करते हैं, तो आपको किस किस के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाने होंगे. लेट अस सपोज यूएस के अकॉर्डिंग आप यूएस में आप जाकर कोई भी कंपनी सेटल कर रहे हैं तो आपको यूएस गैप फॉलो करने होंगे. आप इंडिया के अकाउंट्स भी बनाएंगे, यूएस के अकाउंट्स भी बनाएंगे और किसी कंट्री में अपना आउटलेट खोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी बनाएंगे. तो बेटा तीनों जगह के आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि तीनों जगह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, अलग अलग हैं. तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ग्लोबल असेस करने के लिए क्या लेकर आए हम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. ये इंटरनेशनली यूज होते हैं. सभी फर्म्स इसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाकर आपस में यूनिफॉर्मिटी और कंपैरेटिबिलिटी लेकर आ सकती है. अब आप आईएफआरएस को दो तरीके से यूज कर सकते हैं. या तो आप क्या करें, आईएफआरएस एज इट इज कॉपी कर लें जो बाहर की कंट्रीज फॉलो कर रही हैं. ऑलराइट, या क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन आईएफआरएस का मिक्सिंग मैचिंग करें और फिर उन्हें यूज करें. अगर आप मिक्सिंग मैचिंग कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और हम इंड एएस बना रहे हैं. ऑलराइट, तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज करने के लिए सभी लोगों के अकाउंट सेम हो जाएं, कहीं भी जाकर आप बिजनेस सेटअप कर सके,
उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सली सभी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं। नियर अबाउट 130 कंट्रीज ने एज इट इज IFRS फॉलो करे हैं और कुछ कंट्री उनका कन्वर्जेंस कर रही हैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ। जैसा कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ अजम्पशन पढ़ी हैं, वो अजम्पशन थी गोइंग कंसर्न था, अकुरल बेसिस पर है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है वहां पर। ऐसे ही कुछ अजम्पशंस IFRS को ले डाउन करने के लिए भी यूज करी गई हैं। IFRS को पढ़ने से पहले कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में मैं आपको और बताना चाहूंगी। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से मैंने AS1 to AS10 की स्लाइड आपको दी है। आपको इसके नेम रीड करने हैं, बाकी नेम अभी आपके लिए अंडरस्टेबल नहीं है। AS1 है अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर। AS2 जो आपकी इन्वेंट्री है, अनसोल्ड स्टॉक है, उसका कैसे वैल्यूएशन होगा। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। AS4 कोई भी इवेंट अगर बैलेंस शीट के बाद अकर होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। AS5 कह रहा है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज आ रहा है तो कहाँ डिस्क्लोज करेंगे। AS6 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। AS8 R&D से रिलेटेड है। AS9 कहता है कि कब आपको अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज मानना है, और AS10 आपको फिक्स असेट्स की कैसे अकाउंटिंग करनी है। स्टूडेंट्स, आपको इन AS1 to AS10 के नेम्स को रिकॉल करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है AS3 किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ कम टू IFRS. IFRS, these are issued by International Accounting Standard Board. IFRS cover international accounting standards issued by International Accounting Standard Committee. What are the assumptions in IFRS? Going concern assumption similar to AS. Your business will be continue for infinite period. Accrual assumption says whether cash is received or not, you have to generalize your transaction in books according to accrual concept. मेजरिंग यूनिट कंसेप्ट क्या कहता है, ये एक नई अजम्पशन है। ऊपर के दोनों अजम्पशन एज इट इज AS में फॉलो की जाती है। मेजरिंग यूनिट अजम्पशन कहता है कि असेट्स को आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ना रिकॉर्ड करते हुए उसकी करंट और फेयर वैल्यू आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है। मतलब जहां हम AS की बात करें तो AS में जिस कॉस्ट पर आपने असेट्स को एक्वायर किया, उसी कॉस्ट पर आप बुक्स में रिकॉर्ड कर कर ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू IFRS आपको रिकॉर्ड करनी है असेट्स की वैल्यू करंट और फेयर वैल्यू पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या जरूरत थी IFRS को लाने की। हर कंट्री के अपने रूल्स, रेगुलेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। हर एंटरप्राइज ये चाहती है कि हम भी बाहर जाकर काम करें, बाहर से कैपिटल रेस कर सके, तो हमें उस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अब डिफरेंसेस आते हैं आपकी कंट्री से जब आप कंपेयर करते हैं फॉरेन कंट्री को, तो इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग नीड फेल्ट हुई कि हमें अडॉप्शन करना चाहिए IFRS का, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, कंपैरेटिबिलिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे और अडेप्टेबिलिटी रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या जरूरत थी IFRS को अडॉप्ट करने के लिए, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। आपको पता है आज की डेट में कैपिटल मार्केट ग्लोबलाइज हो चुकी हैं। कंपनीज आज इस पोजीशन में है कि वो ग्लोबली फंड्स को रेज कर सकती हैं। आप तभी दूसरों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बिलीव करेंगे जब वो किस पर बनी होंगी, IFRS पे। तो IFRS एक प्री रिक्विजिट हो गया एंटरप्राइज को बाहर से फंड रेज करने के लिए। अगर आपको कंपैरिजन करना है डिफरेंट फर्म्स के बीच में तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी के लिए आपको IFRS का अडॉप्शन मैंडेटरी होगा। Uniformity in financial reporting, adoptions of IFRS brings uniformity, comparability and transparency in financial statement. It also improves the standard and quality of financial reporting.
ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, ये तो अभी हमने थोड़ी सी देर पहले ही बात की थी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, बट आईएफआरएस को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो यूनिफॉर्म बेसिस के लिए ट्रू और फेयर वैल्यू दिखाएं आपकी असेट्स, आपको फेयर वैल्यूज की रिकॉर्ड करनी होगी। आईएफआरएस को अडॉप्ट करते हुए बेटा आप फ्रॉड और अकाउंट्स के मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, क्योंकि आईएफआरएस के अडॉप्शन के साथ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। यही बेटा आईएफआरएस की क्या होगी यूटिलिटी। आप ग्लोबली काम कर सकते हैं, इन्वेस्टर कंपेयर करके डिसीजन ले सकता है, इंडस्ट्री बाहर जाकर ऑपरेट कर सकती हैं, बाहर से आप फंड्स रेज कर सकते हैं, और ट्रू और फेयर व्यू दिखाएगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने दो चीजों की बात करी है अभी तक, वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन इज आईएफआरएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन गैप यूज करते हैं पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री के लिए, बट आईएफआरएस यूज किए जाते हैं ग्लोबली। तो हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं एएस और आईएफआरएस में क्या डिफरेंस हुआ। आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड है बट एएस रूल बेस्ड है। ऑलराइट, आईएफआरएस में अभी हमने बात करी थी फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट, असेट्स की फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है, बट एएस हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, जिस अमाउंट पर आपने असेट्स को एक्वायर किया था उसी अमाउंट पर आपको रिकॉर्ड करना होगा। आईएफआरएस में जो एसेट आप यूज कर रहे हैं उसकी लाइफ को रीअसेस किया जाता है बार बार, बट एएस में आपने आज एक मशीनरी खरीदी तो उसकी लाइफ आज ही आपने डिसाइड कर ली कि ये मशीनरी 10 इयर्स मेरे यहाँ रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो एएस में यूजफुल लाइफ असेस की जाती है बिगनिंग में। आईएफआरएस में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो टोटल कॉस्ट पर ना लगकर उसके सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स पर लगता है। जैसे आपके पास ट्रक है तो ट्रक के व्हील्स का डेप्रिसिएशन अलग होगा और मेन जो बॉडी पार्ट है उसका डेप्रिसिएशन अलग होगा, पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगेगा टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स पर। तो ये कंपैरिजन था आईएफआरएस और एएस के लिए। ये स्लाइड्स आप फिर से रीड करेंगे और जो डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।